गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लॉयर कॉलेज चूरू। आज बात करेंगे सरकार के अंग यानी न्यायपालिका। इससे पहले मेरे 2 वीडियो इस टॉपिक सरकार के अंग पर आ चुके हैं, जिनमें अपन ने बात की थी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। आज इसके तीसरे और महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। अपन पहले के वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जिनमें है जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। चूँकि संप्रभुता नामक तत्व राज्य के पास होता है और राज्य एक अमूर्त इकाई है, इसलिए राज्य की इस शक्ति जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, संप्रभुता शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक संस्था होती है जिसे सरकार कहा जाता है। सरकार 3 अंगों से मिलकर बनती है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मोटे तौर पर राजवैज्ञानिकों ने सरकार के 3 अंगों का निर्माण किया या अंगों की कल्पना की, और उसी प्रकार से सरकार के 3 कार्यों की भी कल्पना की। जैसे कि व्यवस्थापिका का मौलिक कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य होता है उन कानूनों की व्याख्या करना और उनके अनुसार न्यायिक कार्यों का संपादन करना। ये 3 मौलिक चीज़ें होती है, 3 मौलिक अंग होते हैं और उनके मौलिक कार्य होते हैं। और इससे पहले अपन व्यवस्थापिका और उसके बारे में और कार्यपालिका और उसके बारे में विस्तार से अपन बात कर चुके हैं। आज इसको आगे बढ़ाएंगे। आज अपन बात करेंगे न्यायपालिका। आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि न्यायपालिका क्या है। आधुनिक युग में व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों पर शासन किया जाता है, और ऐसी स्थिति में शासक वर्ग अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। इसलिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो व्यक्तियों के आपसी विवादों को निपटा सके और शासक को उसकी सीमाओं में रोक सके। ये बात कहना चाहते हैं कि आजकल का जो समय है उसमें हम देखते हैं कि व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों पर शासन किया जाता है, यानी कि सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका में जो व्यक्ति होते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, व्यक्ति ही होते हैं, और उन व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों पर ही यानी कि जनता पर ही शासन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना रहती है कि जो शासक वर्ग है वो पथभ्रष्ट हो जाए, शासक वर्ग जो है शक्तियों के मध्य में चूर हो जाए, शासक वर्ग जो है भ्रष्ट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना रहती है कि शासक वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है, और शक्तियों के इस दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, इसकी एक संस्थागत व्यवस्था होती है कि शासक वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, शासक वर्ग अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करे और किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न न हो। इस प्रकार की संस्थागत व्यवस्था को ही न्यायपालिका कहा जाता है। ऐसा कर सकने वाली सत्ता ही न्यायपालिका है। इस प्रकार न्यायपालिका समाज में प्रचलित कानूनों को लेकर होने वाले विवादों को हल करने की संस्थागत व्यवस्था है। यानी कि न्यायपालिका क्या है कि समाज में पैदा होने वाले जितने भी प्रकार के विवाद हैं, उन विवादों को कानून के माध्यम से कैसे निपटा जाए, इस प्रकार की संस्थागत व्यवस्था है। संस्थाएं 3 हैं, अभी अपन ने बात की, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो संस्था है उसका मौलिक कार्य क्या है कि विवादों को प्रचलित कानून के आधार पर निपटाना, उनका संपादन करना और समाज में सुव्यवस्था स्थापित रखना। न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य 2 अंग है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। यह बात अपन कर चुके हैं कि सरकार के 3 मौलिक अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के 3 अंग, ये जो 3 अंग है उनकी स्वतंत्रता अति आवश्यक होती है। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार नहीं चलने वालों पर दंड निर्धारित करती है। न्यायपालिका क्या करती है कि कानून क्या है इसको क्लियर करती है। पहली बात, कानून क्या है, कानून का अर्थ क्या है, ये जो कानून है इसका शाब्दिक मतलब क्या निकलता है और इसके माध्यम से क्या हो सकता है, इस चीज़ को प्रकट करने का पहला कार्य न्यायपालिका का है। संप्रभुता संपन्न राज्य में इस प्रकार की संस्था का होना भी अति आवश्यक है, और कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नहीं चलते हैं तो उनको दंडित करने का कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार
न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराधों को कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी कि न्यायपालिका क्या है? मौलिक कार्य कि विवादों को सुलझाना और अपराध को कम करना, क्योंकि जो भी विवाद पैदा होंगे वो न्यायपालिका के पास आएंगे और न्यायपालिका उन विवादों का निपटारा करती है और निपटारा करने के कारण से समाज में जो प्रचलित अपराध होते हैं उनमें कमी भी आती है। शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के अनुरूप न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती है और न ये कानून का क्रियान्वयन करती है। तो कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ये कहता है कि 3 शक्तियां हैं, 3 अलग अलग चीज़ें हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कार्य कानून निर्माण है, ये कार्य न्यायपालिका नहीं कर सकती। यानी कि न्यायपालिका स्वयं कोई कानून नहीं बनाती, कोई नियम नहीं बनाती, बल्कि जो प्रचलित कानून है जो व्यवस्थापिका ने बनाए हैं उन कानूनों के अनुसार उनकी व्याख्या करती है, उन कानूनों के अनुसार विवादों का निपटारा करते हैं। इसलिए शक्ति विभाजन सिद्धांत के आधार पर ही न्यायपालिका अपना कार्य संपन्न करती है। न्यायपालिका के कार्य मोटे तौर पर अपन देख लेते हैं कि न्यायपालिका क्या कार्य करती है। हालांकि अगर अपन शक्ति पृथक्करण की बात करें, 3 अंग और 3 कार्य, जैसे अपन ने शुरुआत में बात की, व्यवस्थापिका का मौलिक कार्य कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का मौलिक कार्य जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं उनको लागू करना, और न्यायपालिका का मौलिक कार्य है जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं उनकी व्याख्या करना और उनके अनुसार विवादों का निपटारा करना। तो एक ही काम है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका सिर्फ एक काम करती है, दूसरा काम नहीं करती। बहुत से ऐसे कार्य भी है जो न्यायपालिका समय समय पर संपादित करती रहती है। तो न्यायपालिका के जो मोटे मोटे काम हैं उनके ऊपर दृष्टिपात करेंगे। पहला है विवादों का निर्णय। मनुष्यों में स्वार्थों की भिन्नता के कारण से कई तरह के विवाद पैदा होते रहते हैं। न्यायपालिका का पहला कार्य यही है कि विद्यमान कानूनों के आधार पर इन विवादों का निर्णय करे। न्यायपालिका अपना कार्य प्राचीन काल से ही कर रही है। यानी कि सबसे मोटा काम जो न्यायपालिका का होता है, सबसे पहला काम ये जो होता है कि जो भी समाज में विवाद पैदा होते हैं, किसी भी बात को लेकर किसी भी तरीके के विवाद हो, चाहे वो आपराधिक मामले हो चाहे वो फौजदारी मामले हो, जब न्यायपालिका के पास आते हैं तो न्यायपालिका का मूल कार्य यही होता है कि उपलब्ध कानून के आधार पर जो भी वर्तमान में कानून प्रचलित उनके आधार पर वो उन विवादों का निर्णय करे। जब से सभ्य समाज की स्थापना हुई है तभी से न्यायपालिका ये कार्य कर रही है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि न्यायपालिका प्राचीन काल से ही अपने इस मौलिक कार्य का संपादन करती आ रही है और समाज में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के विवादों का निपटारा ये करती रहती है। और चूँकि समय के साथ समाज का विकास हुआ है, समय के साथ जटिलताएं आई है, समय के साथ राज्य का विकास क्रमिक रूप से सरलता से गुणता की तरफ हुआ है, वैसे वैसे नई नई चीज़ें भी सामने आई है और उनका समय के साथ और परिस्थिति के अनुरूप निर्णय करना और समाज को एक व्यवस्थित दिशा प्रदान करना, ये कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। कानूनों की व्याख्या। कानूनों की भाषा अस्पष्ट होने के कारण कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इस स्थिति में न्यायपालिका कानूनों की अधिकारपूर्ण व्याख्या करती है। ये कानूनों की संदेहास्पद स्थिति को स्पष्ट करती है। देखिए, मोटी बात क्या है कि जो कानून होते हैं जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं, उन कानूनों की भाषा इस प्रकार की होती है कि वो आम आदमी के समझ में नहीं आती। आम आदमी तो क्या, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके भी वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती। ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि कानूनों की जो भाषा है वो क्लिष्ट होने के कारण से उसको समझ नहीं पाते और विवाद पैदा हो जाते हैं। जैसे जो स्वयं जो व्यवस्थापिका है, स्वयं जो कार्यपालिका है, वो भी कई बार इस प्रकार की बातें आती हैं कि कानून के बारे में, कानून की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं होती। जैसे कि भारतीय संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति को अगर कानून की स्थिति के बारे में संदेह हो तो न्यायपालिका से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का मुखिया होता है, कई बार कानून के संबंध में उनको भी क्लियरिटी नहीं होती, वो भी होता कुछ है अर्थ कुछ लगा लेते हैं। इसलिए जब कानून की भाषा स्पष्ट नहीं होती तो उसकी अधिकारपूर्ण व्याख्या करने का हक, अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को ही होता है। अगर किसी भी तरह की ऐसी कोई बात पैदा होती है, कोई विवाद पैदा होता है कि अमुक कानून की भाषा स्पष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस कानून के बारे में जो भी व्याख्या करेगी वो न्यायपालिका करेगी। इसलिए न्यायपालिका को
कानून का व्याख्याकार भी कहा जाता है और कानून के संबंध में जो भी उसकी व्याख्या की गई है वो अंतिम होगी। ये न्यायपालिका का अंतिम अधिकार है। कानून निर्माण, हालांकि कानून निर्माण कार्य व्यवस्थापिका करती है, लेकिन ऐसे कई विवाद भी होते हैं जिनका हल वर्तमान कानूनों के आधार पर नहीं किया जा सकता। ऐसे विवादों का निपटारा औचित्य, विवेक व स्वाभाविक तथ्यों का सहारा लेकर किया जाता है। ऐसी स्थिति में एक नवीन कानून का निर्माण हो जाता है। इसे केस लॉ या न्यायालयों द्वारा निर्मित कानून कहते हैं। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें एक कार्य आया है कानून निर्माण। हालांकि अपन कानून का निर्माण का जो काम है वो व्यवस्थापिका का मानते हैं। ये सच भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी यही सच्चाई है कि कानून का निर्माण व्यवस्थापिका करती है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि न्यायपालिका के सामने एक ऐसा विवाद आ गया जिसके लिए वर्तमान में कोई भी कानून प्रचलित नहीं है, तो न्यायपालिका पशुपेश में आ जाएगी कि जब कोई कानून ही नहीं है तो इस विवाद का निर्णय कैसे किया जाए, विवाद का निपटारा कैसे किया जाए। इसलिए ऐसी परिस्थिति में, अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका अपने विवेक के आधार पर, औचित्य के आधार पर निर्णय करती है। और जो इस प्रकार का निर्णय होता है, चूँकि न्यायपालिका का निर्णय अपने आप में कानून होता है, इसलिए न्यायपालिका अगर ऐसा कोई निर्णय करती है तो वो निर्णय एक नया कानून का रूप ले लेता है। और ऐसे नए कानून को जो न्यायपालिका ने बनाया है इसे कहा जाता है न्यायालयों द्वारा निर्मित कानून, या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है केस लॉ, यानी कि विवाद के द्वारा दिया गया कानून। ऐसा हो सकता है, हालांकि प्राय ऐसी परिस्थिति आती नहीं। सभी प्रकार के विवादों के लिए कानून बने हुए। भारत में तो जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय आचार संहिता है, उनमें सारा का सारा विवरण दिया गया है। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति भी पैदा हो सकती है किसी भी सभ्य समाज के सामने कि कोई ऐसा विवाद पैदा हो जाए और उसके संबंध में कोई कानून प्रचलित ही नहीं है। तब न्यायपालिका जो भी विवेक से निर्णय करती है वो निर्णय अपने आप में एक कानून होता है और इस प्रकार के कानून को केस लॉ कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ही केवल ऐसी परिस्थिति में ही न्यायपालिका कानून का निर्माण करती है, वरना न्यायपालिका के पास कानून निर्माण का अधिकार नहीं है। व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षक, व्यक्तियों के अधिकारों में राज्य द्वारा या व्यक्तियों द्वारा बाधा पहुंचाई जा सकती है। न्यायपालिका इन बाधाओं को दूर करके व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं व अधिकारों की रक्षा करती है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय के सामने में जाकर अपने ऊपर किए गए अनुचित कार्यों के लिए दंड दिलवा सकता है। प्राय विश्व के सभी देशों में जहाँ संविधान लिखित रूप में मिलता है वहाँ पर संविधान में ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के भाग 3 में भारतीय संविधान अपने नागरिकों के लिए विशाल स्तर पर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है। मौलिक अधिकार जो व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं संविधान के द्वारा, उनमें किसी के भी द्वारा बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती, ना तो व्यक्तियों के द्वारा न राज्य के द्वारा। अगर व्यक्ति को ये लगता है कि किसी व्यक्ति ने या राज्य ने या सरकार ने, सरकार के किसी अंग ने, सरकार के किसी अधिकारी ने, किसी संस्था ने उसके अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। हमारे संविधान में वर्णित किया गया अनुच्छेद 32 विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार की रिट जारी करके, 5 प्रकार के अलग अलग रिट है, रिट जारी करके व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये हक भी न्यायपालिका को ही सौंपा गया। हो सकता है कि व्यक्तियों के अधिकारों का हनन व्यवस्थापिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। घोषणात्मक निर्णय देना, संविधान के विरुद्ध निर्मित व्यवस्थापिका के कानूनों के संबंध में न्यायपालिका घोषणात्मक निर्णय भी दे सकती है। अनेक राज्यों में बिना किसी मुकदमे के न्यायालयों ने इस कानून के लिए तथा उनके औचित्य व अनुचित निर्णय मांगा जा सकता है। ये देखिएगा, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा है? संविधान के विरुद्ध निर्मित व्यवस्थापिका के कानूनों के संबंध में, यानी कि घोषणात्मक निर्णय की बात कब आती है? जब
व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो संविधान के किसी भाग, किसी धारा का उल्लंघन करता है, यानी कि दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि वो संविधान के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में उसको अवैध घोषित करने का कार्य, समाप्त घोषित करने का कार्य न्यायपालिका घोषणात्मक निर्णय देकर करती है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अभी सरकार ने एक कानून बनाया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसकी स्थापना की गई थी कोलोजियम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। संविधान में संशोधन कर दिया गया और इस संशोधन के विरुद्ध न्यायपालिका ने घोषणात्मक निर्णय दिया कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा निर्मित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संविधान की भावना के विरुद्ध है और इस कारण से उसको खारिज किया जाता है, समाप्त किया जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि न्यायपालिका के इस घोषणात्मक निर्णय के माध्यम से संविधान में किया गया संशोधन भी खारिज हो गया था, समाप्त हो गया था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना नहीं हो पाई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसा कार्य आता है, ये सिर्फ उसी समय लागू होता है जब व्यवस्थापिका द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया गया है जो कि संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका घोषणात्मक निर्णय देकर ऐसे किसी भी कानून को जो व्यवस्थापिका ने बनाया है रद्द घोषित कर सकती है। संविधान की रक्षा, न्यायपालिका संविधान की रक्षा का कार्य भी करती है। यदि व्यवस्थापिका ये कार्यपालिका संविधान के विपरीत कार्य करे तो उसे अवैधानिक घोषित करके संविधान की रक्षा करती है। सरकारें संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति विभाजन के विरुद्ध कार्य ना करे, इसका ध्यान भी न्यायपालिका ही रखती है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का। सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए संविधान में संशोधन भी कर दिया, कानून को अधिसूचित भी कर दिया, लेकिन उसके बाद न्यायपालिका ने घोषणात्मक निर्णय के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए इस कार्य को अनुचित और अवैध ठहरा दिया और उसको समाप्त कर दिया। इसका मतलब न्यायपालिका ने क्या किया? संविधान की रक्षा की। कैसे? क्योंकि संविधान में जो प्रावधान थे उन प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये न्यायपालिका का मानना था। न्यायपालिका ये मान रही थी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य किया है, संविधान में जो बातें लिखी गई थी, संविधान की जो भावना थी उसको बदलने का कार्य किया है और ऐसे कार्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसी कारण से संविधान की रक्षा करते हुए न्यायपालिका ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को समाप्त घोषित किया था। जैसे हमारे सामने और भी एग्जाम्पल मिलते हैं। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से जो कार्य किए गए थे उनकी फिर पुनर्व्याख्या की गई तो न्यायपालिका ने उनको अवैध घोषित किया। तो ऐसे कोई भी काम जो होते हैं, जैसे कि न्यायपालिका से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार ले लिया गया था, वो फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा वापस दिया गया। ये जो कार्य है, ये कार्य ऐसे कार्य होते हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान की धाराओं का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ही वो शक्ति है जो संविधान की रक्षा करने का कार्य करती है। परामर्शात्मक कार्य, न्यायपालिका न्यायिक निर्णयों के अलावा कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य भी करती है यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा परामर्श मांगा जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 ये प्रावधान करता है कि किसी भी कानूनी मसले पर अगर राष्ट्रपति को या व्यवस्थापिका को यह आभास हो कि कानून के संबंध में, किसी कानून की भाषा के संबंध में, संविधान के किसी धारा के संबंध में या किसी भी कानूनी विषय के संबंध में परामर्श की आवश्यकता है तो न्यायपालिका से परामर्श मांग सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अगर उससे राष्ट्रपति या कार्यपालिका कोई परामर्श मांगता है तो न्यायपालिका अगर जरूरी समझे तो परामर्श दे सकता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है लेकिन परामर्श देना या न देना न्यायपालिका की इच्छा पर निर्भर करता है। न्यायपालिका परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, परामर्श दे सकती है, परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं। जैसे कि बाबरी मस्जिद का विवाद पैदा हुआ था, राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से बाबरी मस्जिद के बारे में परामर्श मांगा कि अमुक स्थान पर जो विवादित स्थान है बाबरी मस्जिद, कहीं पर वो कहा गया कि मंदिर था, कहीं पर कहा गया कि वो मस्जिद थी, तो पूछा गया राष्ट्रपति के द्वारा कि यहाँ पर जो विवादित ढांचा है यहाँ पर क्या था,
तो न्यायपालिका ने इस स्थिति में परामर्श देने से इनकार कर दिया था। तो परामर्श दिया भी जा सकता है और न्यायपालिका परामर्श देने से मना भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी समझिएगा कि न्यायपालिका ने जो परामर्श दिया है, राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो परामर्श दे दिया गया वो अंतिम है और राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति चाहे तो वो परामर्श को स्वीकार कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो अस्वीकार भी कर सकता है। ये परामर्शात्मक कार्य है और कार्यपालिका द्वारा समय समय परामर्श मांगा जाता रहा है। न्यायपालिका ने परामर्श दिया भी है और ये कार्य हमारे यहाँ चलता रहता है। तो इस स्थिति में परामर्श देने का कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। विविध कार्य, इसके अलावा भी न्यायपालिका कई कार्य करती है, जैसे प्रतिबंधात्मक आदेश। प्रतिबंधात्मक मतलब है रोक लगाने संबंधी, प्रतिबंध लगाने संबंधी, जिसे हम सामान्य परिभाषा में स्टे कहते हैं। नियुक्ति संबंधी, न्यायपालिका के अधीन जितने भी प्रकार के कार्मिक होते हैं उनकी नियुक्ति का कार्य भी करती है। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, स्थानांतरण जो है, उन पदस्थापन जो है, ये भी न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। निरीक्षण का कार्य, यानी कि अपने से अधीनस्थ जितने भी प्रकार के न्यायालय होते हैं न्यायपालिका उनका निरीक्षण भी करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का और उससे नीचे के न्यायालयों का, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय या उससे नीचे के न्यायालयों का, और जिला न्यायालय अपने से नीचे के न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है। विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना, अगर किसी विदेशी नागरिक के द्वारा देश की नागरिकता चाही गई होती है तो ऐसी स्थिति में नागरिकता प्रदान करने का कार्य हालांकि सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन विवाद की स्थिति में ये कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। नागरिक विवाह की स्वीकृति, यानी कि जो कोर्ट मैरिज के मामले होते हैं उनमें स्वीकृति प्रदान करना और साथ ही साथ तलाक की स्वीकृति प्रदान करना, ये कार्य भी न्यायपालिका का है। तो ये थे कुछ मौलिक कार्य जो न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। आज सरकार के तीनों अंगों की अपन ने बात की, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के अंग पूर्ण होते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। ये पुनर्निवेदन, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।